अगर आप राजुला मालुशाही का सबसे सटीक और लगभग ओरिजिनल वर्जन सुनना चाहते हैं तो आपको जर्मनी जाना होगा। जी हाँ, जर्मनी के म्यूनिक विश्वविद्यालय में उस वर्जन की 100 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डिंग सुरक्षित है जिसके टेक्स्ट को आधिकारिक राजुला मालुशाही बताया जाता है। इस अमर प्रेम गाथा को वैसे तो गोपाल बाबू गोस्वामी ने गाया, कमला देवी ने इसे राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया और जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण ने भी इस अमर प्रेम गाथा को सुर दिए। इनके अलावा कई गायकों ने इस प्रेम गाथा को अपने अपने हिसाब से गाया है, लेकिन इसका जो आधिकारिक वर्जन माना जाता है वो इन सब ने गायकों के गायन से काफी ज्यादा अलग नजर आता है। इस रिपोर्ट में हम आपको जर्मनी में सुरक्षित रखी गई उस रिकॉर्डिंग में क्या है उसकी हर एक डिटेल देंगे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हम आपको सुना नहीं पाएंगे क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हमारे पास तो क्या उत्तराखंड में भी किसी के पास नहीं है। वो रिकॉर्डिंग एक जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव विज्ञानी ने रिकॉर्ड की थी और इस अमूल्य धरोहर को तैयार करने में खुद जर्मनी की संस्थाओं ने और भारत सरकार ने मदद की थी। गीत गाथा के इस एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे कि ये रिकॉर्डिंग क्या है, किसने की, कौन वो गायक है जिसने ये राजुला मालुशाही गाई है, इसे किस आधार पर राजुला मालुशाही का आधिकारिक टेक्स्ट बताया जाता है और बहुत ही कम लोगों को पता है कि राजुला मालुशाही की कहानी का गढ़वाली वर्जन कुमाऊनी वर्जन से थोड़ा अलग है। इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि क्या राजुला मालुशाही के सभी किरदार सच हैं या फिर ये भी किसी की कल्पनाओं से निकली वो लोक गाथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। और कैसे राजुला मालुशाही की ये प्रेम गाथा उत्तर भारत के फेमस राजा और नाथपंथी साधु गोपीचंद से जुड़ती है। इन सवालों का जवाब भी आपको इस एपिसोड में मिलेगा। गीत गाथा के इस एपिसोड में आज बात उत्तराखंड की सबसे लंबी और अमर प्रेम गाथा राजुला मालुशाही की। साल 1965 में जर्मनी के मानव विज्ञानी कॉनरेड माइजनर भारत आए। वो भारत सरकार और जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस के जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे। उनका मन था कि वो हिमालय के संगीत पर शोध करें। इस शोध की दिशा में उन्होंने राजुला मालुशाही की गाथा को चुना। राजुला मालुशाही को जानने, समझने और इसके इतिहास की तह तक जाने के लिए कॉनरेड बेडूपाको फेम गायक, रंगकर्मी मोहन उप्रेती और लोकगीतों का संग्रह करने वाले संगीतकार ब्रिजेंद्र लाल शाह के संपर्क में आए। इस वक्त तक राजुला मालुशाही कई लोग गाने लगे थे। इनमें से भी मोहन सिंह रीठागढ़ी, जोगराम और गोपीदास को काफी ऊपर देखा जाता था। जब कॉनरेड के सामने चुनौती आई कि वो किसकी आवाज में राजुला मालुशाही को रिकॉर्ड करें तो ब्रिजेंद्र लाल शाह ने उन्हें गोपाल राम उर्फ गोपीदास के पास भेजा। मोहन उप्रेती ने भी गोपीदास का नाम ही सुझाया। अब मोहन उप्रेती और शाह ने गोपीदास का नाम क्यों सुझाया और क्यों गोपीदास का वर्जन नियर टू ओरिजिनल माना जाता है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस बात को पूरा कर लेते हैं। माइजनर अपनी किताब मालुशाही एंड राजुला अ बलाड फ्रॉम कुमाऊं में गोपीदास से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं, 1966 की गर्मियों में मैं गोपीदास से मिलने के लिए कोसानी गया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो मुझे देखते ही गोपीदास ने अपना हाथ आगे कर दिया। गोपीदास का हाथ त्वचा रोग से ग्रसित था और उस पर लेप लगाया गया था। दरअसल गोपीदास को लगा कि कॉनरेड उसके पास कपड़े सिलवाने के लिए आया है, इसीलिए उसने अपना हाथ दिखाकर बताने की कोशिश की कि वो नहीं सिल सकता। कॉनरेड लिखते हैं कि जब मैंने पहली बार उन्हें देखा तो मैं सरप्राइज रह गया क्योंकि मेरी कल्पना तो एक समृद्ध गायक को देखने की थी। खैर, मैंने गोपीदास को अपने आने का उद्देश्य बताया और वो राजुला मालुशाही को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गए। कॉनरेड बताते हैं कि कौसानी के नजदीक ही एक आश्रम में गोपीदास की आवाज में राजुला मालुशाही की पूरी 2200 से ज्यादा लाइनें रिकॉर्ड की गईं। 9.5 घंटे की ये रिकॉर्डिंग 4 दिनों में पूरी की गई।
कॉनरेड ने इसका ट्रांसक्रिप्शन तैयार करवाया, लेकिन कई चीज़ों को लेकर वो कंफ्यूज थे, तो 1967 में फिर वो गोपीदास से मिलने आए। इस दौरान फिर इसे रिकॉर्ड किया गया और इस बार ये रिकॉर्डिंग 8 घंटे की हुई। फिर 1973 में कॉनरेड ने बृजेंद्र लाल शाह समेत कुछ और लोकगीतों के जानकारों के साथ बैठकर रिकॉर्डिंग का हिंदी और कुमाऊनी टेक्स्ट तैयार किया। इसमें भी कुछ कंफ्यूजन थी, लेकिन 1975 में गोपीदास की मृत्यु होने की वजह से वो उसे वेरीफाई नहीं कर पाए और इस तरह 1985 में कॉनरेड ने गोपीदास की आवाज में रिकॉर्ड की गई राजुला मालुशाही की गाथा को किताब की शक्ल दी और ये पहली ऐसी किताब बन गई जिसमें इस गाथा को एकदम विस्तार से कुमाऊनी, हिंदी और अंग्रेजी में पेश किया गया है। अब सवाल उठता है कि कैसे गोपीदास की गाई हुई राजुला मालुशाही ही ओरिजिनल के सबसे नजदीक बताई जाती है। इस सवाल का जवाब लेने से पहले हमें जानना होगा गोपाल राम उर्फ गोपीदास को। जिस तरह मालुशाही और राजुला के प्रेम को सफल होने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कुछ उसी तरह की प्रेम कहानी इसे गाने वाले गोपीदास की भी थी। गोपाल राम का जन्म 1900-1902 के बीच कोसी नदी के करीब सकार गांव में हुआ। एक दलित परिवार में जन्मे गोपाल राम को गाथा और जागर गायन के हुनर के साथ टेलरिंग का काम भी विरासत में मिला था। गोपाल के दादाजी हुड़के पर बोल गाते, पिता दुतारी बजाकर बोलों को दोहराते और पास ही बैठ 8 साल का गोपाल ध्यान से दोनों को सुनता। इसी तरह उसने राजुला मालुशाही अपने दादा और अपने पिता से सीखी। अब ये गाथा गोपीदास के परिवार को कैसे मिली, इसका जवाब हम आगे वहां पर देंगे जहां इसके ओरिजिनल होने की बात होगी, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि रात दिन ये गाथा गोपाल दास के घर में गाई जाती। दादा और पिता गाते तो गोपाल भी साथ गुनगुनाता। 14-15 साल की उम्र में ही गोपी को पूरी गाथा याद हो गई। पिता बेटे को मंझते रहे। दादा और पिता के दिवंगत होने के बाद गोपाल राम ही राजुला मालुशाही गाने लगा और उसे गाते हुए इतना फेमस हो गया कि उसका नाम ही गोपीराम मालुशाही वाला पड़ गया। कॉनरेड से बात करते हुए गोपाल राम ने बताया था कि अपने गांव में वो रात को मालुशाही गाना शुरू करता था और सुबह तक गायन चलता। पहाड़ पुस्तिका गोपी मोहन में लेखक बृजेंद्र शाह बताते हैं कि गोपीदास इतना फेमस हो गया था कि एक विशिष्ट वर्ग की लड़की को उससे प्रेम हो गया। दोनों के प्रेम के बारे में धीरे धीरे पूरे गांव को पता चल गया। उच्च वर्ग गोपी के खून का प्यासा हो गया था। लड़की ने गोपी का साथ दिया और आखिर दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया गया। गांव में घोषणा कर दी गई, अगर गोपीदास उस क्षेत्र में कभी देखा गया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर कोसी में बहा दिए जाएंगे। उसने मंदिर में अपने प्रेमिका के साथ विवाह रचाया और फिर दिन शुरू हुए संघर्ष के। अब उसका सार्वजनिक गायन छूट गया। युगल प्रेमी इधर उधर छुपते रहे और भटकते रहे। गोपाल राम टेलर मास्टर के रूप में ग्रामीणों के कपड़े सीता रहा और भटकता रहा। टेलरिंग की वजह से ही उनका नाम गोपीदास माँ साहब भी पड़ा। अब वो उसे अपनी प्रेयसी के लिए हर शाम को गाता। दोनों अपनों को याद कर रोते और फिर सो जाते। बृजेंद्र लिखते हैं कि गोपाल की पत्नी ने उनके बुरे दिनों के लिए खुद को दोषी माना। वो अंदर से प्रायश्चित करती रही और आखिर में क्षय रोग की वजह से वो गोपाल दास और एक बेटे को छोड़कर अनंत यात्रा पर चली गई। इसके बाद गोपाल दास कोसानी चले गए। कोसानी में उन्होंने फिर मालुशाही गायन शुरू किया और अब वे गोपीदास नाम से ही फेमस हो गए। बृजेंद्र बताते हैं कि कोसानी में वो दर्जी का काम करते ताकि रोटी मिल सके और मालुशाही गाते ताकि अपनी प्रेमिका की यादों को जिंदा रख सके। 1 जनवरी 1975 को गोपीदास ने इस दुनिया को अलविदा कहा। गोपीदास ने मालुशाही अपनी पत्नी की ही याद में गाई और ये उनके आखिरी शब्दों से पता चलता है जो उन्होंने बृजेंद्र शाह से कहा था। गोपीदास ने कहा था, हाँ साहब, वह बैठी है मन के भीतर।
गोपीदास माँ साहब की गाई मालूशाही ओरिजिनल के सबसे करीब मानी जाती है। ये हम नहीं, खुद उत्तराखंड लोक संस्कृति के वाहक मोहन उप्रेती ने कहा है। मोहन उप्रेती ने अपनी किताब मालूशाही द बलाड ऑफ कुमाऊं में मोहन सिंह रीठागढ़ी, जोगराम और गोपीदास की मालूशाही का जिक्र किया है। गोपीदास की मालूशाही को लेकर वो लिखते हैं, मोहन सिंह के मुकाबले अन्य दो यानी जोगराम और गोपीदास की मालूशाही आसान और डायरेक्ट है। तीनों की तुलना करें तो सबसे आसान गोपीदास की है। गोपीदास का गायन ओरिजिनल के करीब मालूम पड़ता है। वो लिखते हैं कि गोपीदास के किरदार ज्यादा इंसानी नजर आते हैं। इनके वर्जन में लड़ाई झगड़ा नहीं है और जादू टोना की बात भी काफी कम है। उनका गायन ज्यादा प्राकृतिक और यकीन करने वाला है। गोपीदास को जब कॉनरेड ने पूछा कि उनके परिवार के पास ये गाथा कहाँ से आई, तो इस सवाल का जो जवाब गोपीदास देते हैं वो भी इसके ओरिजिनल के करीब होने की संभावना को मजबूत करता है। गोपीदास बताते हैं कि एक बार उनके गांव में एक बिष्ट ठाकुर चौखुटिया मेघेवाड़ से आया। बिष्ट ठाकुर मालूशाही राजा के बैराठ प्रदेश से था। बिष्ट को अपने राजा की वंशावली और पूरी गाथा याद थी। कहा जाता है कि सिर्फ मालूशाही गाने के लिए ही बिष्ट को पालकी में बिठाकर सम्मान के साथ सकार गांव लाया गया। गोपीदास बताते हैं कि बिष्ट ठाकुर 6 महीने तक उनके गांव में रहे। बिष्ट से मेरे दादा और पिता ने सीखा और उनकी संगत में 8 साल की उम्र से ही गोपीदास के अंदर भी इसके बीज जम गए। बाद में गोपीदास मालूशाही गायन में बैराठ शैली के अधिकारपूर्ण गायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ब्रिजेंद्र शाह गोपी मोहन में लिखते हैं कि गोपीदास ने कभी भी परंपरा से हटकर नहीं गाया और ना ही अपनी गायकी में इधर उधर के प्रभाव पड़ने दिए। वो आंख में हरी पट्टी बांधे तांगे के उस घोड़े की तरह चलते रहे जो कि अपने सामने के रास्ते की नोक पकड़कर चलता रहता है। आजीवन वही गाते रहे जो उन्होंने अपने पैतृक गांव सकार में उस मेवाड़ी ठाकुर गायक के मुंह से सुना था, जिसे सुनाया दादा ने और जिसमें संशोधन किया उसके टेलर मास्टर पिता ने। हालांकि मालूशाही गाथा का कोई लिखित प्रमाण न होने की वजह से इसे ओरिजिनल तो शायद ना कहा जाए, लेकिन इसे नियर टू ओरिजिनल और आधिकारिक मालूशाही गायन का टेक्स्ट होने का तमगा जरूर मिला है। एक सवाल जो अक्सर उठाया जाता है कि क्या ये कोई ऐतिहासिक घटना है? क्या मालूशाही नाम का कोई राजा हुआ था? क्या राजुली नाम की कोई शौका हुई है? इस सवाल के जवाब में कॉनरेड अपनी किताब मालूशाही एंड राजुला द बलाड ऑफ कुमाऊं में लिखते हैं, एडवर्ड एटकिंसन की हिमालयन गेजेटियर में भी इसका जिक्र नहीं मिलता। ना ही पंडित गंगादत्त उप्रेती 1894 में छापी गई अपनी किताब प्रोवर्ब्स एंड फोकलोर ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल में ही इसका जिक्र करते हैं। कॉनरेड बताते हैं कि मालूशाही 1935 में ओकले और गैरोला की किताब हिमालयन फोकलोर कुमाऊं एंड वेस्ट नेपाल में जिक्र के बाद ज्यादा लोक में नजर आई। फिर 1936 में नित्यानंद मिश्रा ने इस गीत का अंग्रेजी और कुमाऊनी में एक शॉर्ट वर्जन यूनाइटेड प्रोविंसेस हिस्टोरिकल सोसाइटी में पब्लिश किया। मिश्रा का इस लेख को लिखने का उद्देश्य इस गीत के पीछे के इतिहास को खोजना था। उन्होंने ये किस जगह और कब की बात है पता लगाने की कोशिश की। इस रिसर्च में उन्हें यह अंदाजा हुआ कि यह कहानी 14वीं या 15वीं शताब्दी की रही होगी। हालांकि अपने इस रिसर्च में उन्हें कुछ ऐतिहासिक नहीं मिला, तो उन्होंने इसे एक कल्चरल प्रोडक्ट यानी लोक गाथा बताया और इसका इतिहास खोजने की कोशिशें बंद कर दी। भले ही मिश्रा ने इसके ऐतिहासिक पक्ष पर ज्यादा जोर ना दिया हो, लेकिन गोविंद चातक इसके ऐतिहासिक होने को लेकर तर्क जरूर देते हैं। जुगल किशोर पेटशाली की लिखी राजुला मालूशाही के परिचय भाग में चातक लिखते हैं कि गाथा के किरदार इतिहास का एक वृत्त तैयार करते हैं। वो तर्क देते हैं कि लोक गाथा के शौक इतिहास की प्रसिद्ध शक जाति थी। इस जाति का सुनपत शौक उस काल में धनी रहा होगा। राजुला की खूबसूरती जिस तरह दिखाई गई है वैसे शौक कन्याएं होती हैं। चातक लिखते हैं कि घुमंतु और स्वच्छंद होने की वजह से राजुला के लिए मालूशाही के सिरहाने पत्र रखने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो तर्क देते हैं कि भारत तिब्बत सीमांत पर मलारी में कुछ समाधियां मिली हैं जो शकों की समाधियां मानी जाती हैं। गाथा में हुणों का वर्णन भी तर्क संगत लगता है। ये लोग भी कश्मीर से लेकर हिमाचल तक फैले हुए थे। वो संभावना जताते हैं कि मध्य हिमालय में हुणों का वर्चस्व रहा होगा और ऋषिपाल हुण जो कि मालूशाही की कहानी में एक अहम किरदार है, उसका प्रदेश शक के आसपास ही रहा होगा।
एक तर्क और चातक देते हैं कि विद्वान मालुशाही को कत्यूरी राजवंश का ही बताते हैं। राहुल सांकृत्यायन का भी यह मानना है कि कत्यूरी ही वास्तव में शक थे। अगर इस बात की पुष्टि हो तो कहा जा सकता है कि शौक, कत्यूरी और हुणिया तीनों जातियां उस क्षेत्र की छोटी छोटी ठकराइयों के रूप में विद्यमान रही होंगी। इनका समय 1600 से पहले का माना जाता है। चातक आखिर में निष्कर्ष निकालते हैं कि मालुशाही और राजुला ऐतिहासिक व्यक्ति ही प्रतीत होते हैं। वो लिखते हैं कि भले ही इसके अलग अलग वर्जन गाए जाते हों, लेकिन इनके ऐतिहासिक होने की बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐतिहासिक पक्ष की जब बात होती है तो कॉनरेड इसे बंगाल के राजा रहे और बाद में नाथपंथी साधु बने गोपीचंद से भी जोड़ते हैं। कॉनरेड तर्क देते हैं कि जिस तरह मालुशाही ने राजोला के लिए अपना राजपाट, माँ और पत्नियों को छोड़ा, उसी तरह गोपीचंद ने भी जालंधरी के लिए अपनी माँ, पत्नी और राजपाट को छोड़ा। जैसे मालुशाही जालंधरी देश जाने के लिए योगी बन जाता है, वैसे ही गोपीचंद भी नागपंथी साधु बन जाते हैं। हालांकि ये पक्ष कितना सही है, ये कम से कम इतिहास के पन्नों से अभी निकल कर नहीं आया है। वैसे आज भले ही इस कहानी को राजोला मालुशाही के नाम से पुकारा जाता हो, लेकिन ये 1935 तक सिर्फ मालुशाही नाम से जानी जाती थी। कॉनरेड बताते हैं कि 1935 में ओखले और गेरोला के बाद से मालुशाही के साथ राजुला नाम जोड़ा जाने लगा। यहाँ पर कॉनरेड ये तर्क देते हैं क्योंकि ये मालुशाही को लेकर केंद्रित है, तो संभव है कि ये गोपीचंद से भी जुड़ी होगी। अब गोपीदास माँ साहब की मालुशाही में क्या अलग है, वो उनकी तरफ से रिकॉर्ड की गई मालुशाही के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जालंधर देश के सुनपति शौका और उसकी पत्नी गंगुला का कोई बच्चा नहीं हुआ, तो वे लोग मायापुरी गौली घाट, जो संभवतः मौजूदा गौरी घाट है, वहां गए। यहाँ हुणदेश के राजा और उसकी पत्नी भी संतान की चाहत में आई हुई थी। दोनों परिवारों के बीच वादा होता है कि अगर उन दोनों की लड़का लड़की हुई तो उन दोनों की शादी कर दी जाएगी। महादेव की पूजा करने के बाद जब वो वापस लौटते हैं तो कुछ समय बाद गंगुला और हुणी की पत्नी भी गर्भवती हो जाती है। गंगुला को लड़की होती है जिसका नाम राजुला मोती रखा जाता है। वहीं कलनारी हुणिया का उसी दिन बेटा होता है और उसका नाम चंद्र बिखपाल रखा जाता है। राजुला जब अपने पिता सुनपत के साथ नमक बेचने आई होती है, तब उसकी मुलाकात मालुशाही से होती है। दोनों में प्रेम हो जाता है, लेकिन जल्द ही राजुला वापस जालंधर देश लौट आती है। हुणदेश के बिखपाल से उसकी शादी कर ली जाती है। वो भागे ना, इसलिए उसे पिंजरे में डाल दिया जाता है। राजुला वहां से कैसे भी बचकर मालुशाही के महल में पहुंचती है। महल में वो सोते हुए मालुशाही को उठाती है। फिर दोनों में अनबन होती है। राजुला मालुशाही से ये कहकर रूठ जाती है कि कल तुम्हें मुझसे कोई और खूबसूरत मिलेगी तो तुम उसके पीछे भी चले जाओगे। इस नोक झोंक के बीच मालुशाही को नींद आती है और राजुली एक चिट्ठी में लिख देती है कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मुझे लेना जालंधर देश आना। मालुशाही दुश्मन देश में जा नहीं सकता तो उसके गुरु उसे तोते में बदल देते हैं। वो तोता बनकर राजुला के पास जाता है और वहाँ इंसानी रूप में आ जाता है। एक दिन राजुला को मालुशाही के साथ उसके माँ बाप देख लेते हैं और फिर वो बहला फुसला कर मालुशाही को जहर दे देते हैं। वो मर जाता है, लेकिन उसके गुरु जहर निकाल कर उसे जिंदा कर देते हैं और फिर राजुली भी उनके साथ बैराट आ जाती है और दोनों का मिलन हो जाता है। हमने आपको गोपीदास माँ साहब की जो राजुला मालुशाही सुनाई है उसको छोटा करके सुनाया है, लेकिन राजुला मालुशाही की ज्यादातर गाथा में सुनपति और हुणदेश के राजा के हरिद्वार और बागेश्वर जाने की बात कही जाती है, लेकिन गोपीदास इसे गौरी घाट बताते हैं। दूसरा जो फैक्ट अलग दिखता है वो ये है कि ज्यादातर गाथाओं में कहा गया है कि पैदा होने से पहले रिश्ता राजुला और मालुशाही का ही हुआ था, लेकिन गोपीदास ऐसा नहीं कहते। जुगल किशोर पेटशाली भी मालुशाही का वही वर्जन पेश करते हैं जहां पर राजुला और मालुशाही का रिश्ता होने की बात कही जाती है। इन कहानियों में मालुशाही के 9 लाख सैनिक और गुरुओं को लाने की बात भी कही जाती है। वहीं गढ़वाल में गाई जाने वाली मालुशाही की बात करें तो इसमें ये बात तो सेम है कि मालुशाही और राजुला का बचपन में रिश्ता हो जाता है। इसमें कहानी ये अलग हो जाती है कि बिगनी बिखपाल राजुला से शादी करना चाहता है और उससे बचने के लिए राजुला मालुशाही के पास चली जाती
है, लेकिन उसके साथ उसका देवता भैरव भी जाता है जो मालूशाही को निद्रा में डाल देता है। फिर राजुला वहाँ संदेश छोड़कर उसे याद दिलाती है कि बचपन में उनकी मंगनी हुई थी और वो उसे लेने आ जाए। और फिर वो जोगी का भेष धर और अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँचता है और राजुला को साथ लेकर आता है। राजुला मालूशाही की गाथा को हर किसी ने अपने तरीके से पेश किया है, लेकिन गोपीदास मासाब की गाई हुई राजुला मालूशाही सबसे अलग प्रतीत होती नजर आती है। हालांकि ये ओरिजिनल है या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन मोहन उप्रेती के शब्दों में ये ओरिजिनल से ज़्यादा करीब नजर आती है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपने राजुला मालूशाही का कौन सा वर्जन सुना है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और संभव है कि राजुला मालूशाही के अलग अलग वर्जन में से कई वर्जन हम आपको यहाँ नहीं बता पाए होंगे। तो अगर कोई वर्जन आपको पता है या कोई फैक्ट आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। यादुरे रातो वल्ली हरजी यादुरे रातो पल्ली हरजी राजुला मालू सोया हुनलो स्वर्ण हर सपनो। हे भगवाना दूराद वलपल में स्वर्ण सपन में देखी तल देखी सो राजुली रे सो ज्ञाना त्रिपुरी को मोहल में तकी जुरे सोया होली बाजू सुनहारी पलंगे मणि सुकल बणी रजी। हे भगवाना ऐसी किस्म की महिमा रही भगवाना दूराद वलपल में चुड़ को उड़भे बर्ग भी उजभे जा। आज भगवाना वारो रे चाली पारा देखिए देखिए रे जो बाजू इदू को मुख दे मालूर धन लगून जी। जो भगवाना देखो बल्कि ऐसी महिमा रही जा मालूक जो नित्र छिया इजू छाती में लग्या नो। आज इजू वार चाली पारा हे भगवाना उठी जा वार चबे पार चबे ठाउठी चलो खरक जा पलाश बेर पूछने वो पुथिला मेर चला मेर हिया प्राण छे चला चला तेरा आँखों में मी आँस नहीं देख सकन जा तुको दुख जालो धरती फट जाल पृथ्वी टूट जाल चला। आज मेरे पुथिला तुकने की दुख आई गोया बतूने लारो छो कोनो ओई जू कोने छो ध्यान लगे सुनिए इजा मेरी बात को ध्यान लगे भे सुन दे मेरी जू इजा मिकने बिचनी है गे बल बराड है गो उदे घगो इजा आज मिल देखी जा राजुली रे सो क्याणा एक पुती पुत्या वहन लो एक आँखी उजा वहन रो म्योर रे मालू चला एक पुती पुत्या झिए पुथिला एक आँखी उजाओ झिए चला अगर हरिद्वार बरदान से पुथिला चला गोतली शरचू गोमली भेड़चू गभैंसी ठाटचू बल मेरू आज पुथिला के दुख आई गोया मट्टी कदू यन हुन लो ढूंगी को कदू धन हुन लो म्योर रे मालू चला मैं कौन छू चला मेरा प्राण है जले मिके खदले चला तेरा आँखों में जो आंसू नहीं चला तेरा आंस मेरा धरती पड़ी जाला